हाँ बेटा, तो अगला सेट्स हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट है। अभी अपन ने इसके पहले जो भी सेट्स पढ़े थे उसमें एक और कड़ी है अपनी आगे की, डिसजॉइंट सेट है। क्या होता है डिसजॉइंट? तो टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets. Two sets A and B are said to be disjoint sets if A intersection B is phi. है ना, दो सेट्स A और B कब एक डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे? जब उनमें कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, है ना। कोई भी दो सेट्स, जैसे मान लो आप कोई भी दो सेट्स ले लीजिए, यहाँ पर दो सेट लिए जैसे 1 3 5 और एक B सेट ले लीजिए आप 2 4 और 6, ठीक है ना। ये दो सेट लिए 2 4 6 1 3 5। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या अपन को? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है? फाई। मतलब कोई कॉमन आने का मतलब पाई आना। तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए? A और B क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे ना। A और B क्या क्या कैसे सेट्स होंगे? डिसजॉइंट सेट्स, है ना। तो दो सेट ऐसे सेट जिनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन ना आए उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिसजॉइंट सेट। ठीक, क्लियर। चलिए, डिसजॉइंट सेट के बाद अगला सेट्स पढ़ेंगे अपन डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। अब समझते हैं पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है। देखिए, अगर डिफरेंस ऑफ सेट को डिनोट कैसे करते हैं? देखो, डिनोट करते हैं जैसे अपना बेसिक तरीका होता है ना, A माइनस बी। डिफरेंस निकालने का मतलब A और B में बीच में डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब जैसे कि अपन बोले कि ऐसा कोई सेट, जैसे इसको बोलूं मैं x बिलोंग्स टू A माइनस बी, तो इसको कैसे रिलेट करूंगा कि x इज सच दैट कि x बिलोंग्स टू तो A एंड x डजंट बिलोंग्स टू B। A से तो बिलोंग करे पर B से बिलोंग ना करे, है ना। तो A से बिलोंग करे पर B से बिलोंग ना करे तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट A माइनस बी। जैसे समझो कि मान लो एक सेट ले लो जिसमें आपके पास 1 2 3 6 एक एलिमेंट हो, और एक B सेट ले लो जिसमें 1 2 1 2 1 2 4 और 8, ये दो एलिमेंट हो, है ना। अब आपसे पूछेंगे A माइनस बी बताइए, तो A माइनस बी कैसे बताएंगे आप? कि ऐसे एलिमेंट जो A में तो है पर B में नहीं है। जैसे 1 और 2 जो है अब आपके A में है पर B में भी है, तो ये तो एलिमेंट नहीं आएंगे ना, दोनों में ही है ना। तो ऐसे एलिमेंट जो A में हो पर B में ना हो, जैसे 3 और 6 है, ये A में तो है पर B में नहीं है बेटा। तो यानी कि 3 और 6 ही वो सेट्स हैं जो A में होंगे और B में नहीं होंगे। क्लियर। तो ये आएंगे अपने A माइनस बी, है ना। इसको क्या बोलेंगे? A माइनस बी। क्लियर है ना। A माइनस बी सेट्स। तो समझ में आया डिफरेंस ऑफ सेट्स का? A माइनस बी मतलब ऐसे सेट जो A में हो और B में ना हो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर है बेटा? क्या ये समझ में आया आपको? डन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। सेट्स के बारे में और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक, चलिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए डैश से अपन कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसमें क्या होता है? ए डैश, ये ए डैश अपना कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। ए डैश ए, या फिर कभी कभी जैसे इसको ए ऑफ सी से भी बोल देते हैं ना, कभी कभी इससे ए ऑफ सी से भी बोलेंगे। जैसे ये ए डैश होगा या फिर ए सी, ये सारे डिनोशन किसके हैं? अपने कॉम्प्लीमेंट के डिनोशन है ना, कि कॉम्प्लीमेंट के डिनोशन है ना। अब इसका समझो मतलब कि
ये क्या है ए डैश मतलब कि x इज सच दैट कि x बिलोंग्स टू u एंड x डजंट बिलोंग्स टू a। x a से तो x बिलोंग करे u से तो करे, लेकिन a से ना करे। a से ना करे मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो हमने अगर अपन एक वेन डायग्राम समझते हैं इसको थोड़ा, जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसके अंदर समझिएगा ये आपका एक सेट है ए, ये आपका एक सेट आ गया ए, ठीक है ना, ये ए है। तो यहां ये जो ए के अलावा ये जो बचा ये u माइनस ए, ये अपना कॉम्प्लीमेंट सेट, मतलब ऐसे सेट जिसमें ए बिलोंग ही ना करे, है ना। जो एग्जाम्पल समझते हैं चलो, जैसे मान लीजिए आपका एक सेट ले लेते हैं अपन ए 1 2 3 4, ठीक है, और इसका एक यूनिवर्सल सेट अपन मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मैं एक बार यहाँ रिपीट करना चाहूंगा यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट अपन ने याद है क्या पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी भी क्वेश्चन में सबसे बड़ा सेट होता है, जिसमें सारे सेट कंटेन होते हैं ना। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे इस ए से तो बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ए से बड़ा जो सेट होगा यूनिवर्सल सेट। तो अब अगर आपसे ए डैश पूछे, ए तो क्या है आपका 1 2 3 4, ठीक है ना, ये आपका ए है। और आपके पास एक और सेट है यूनिवर्सल सेट जो कि क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7 भी। तो अगर आपसे ए डैश पूछेंगे बेटा, तो ए डैश मतलब क्या हो गया यूनिवर्सल माइनस 1। तो यानी कि ए डैश में क्या आना चाहिए भैया 5 6 7, 5 6 7 चाहिए। ए डैश अपना क्या होना चाहिए यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ए सेट हटा देंगे तो बचेंगे क्या 5 6 और 7। तो 5 6 7 अपने क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए डैश ऐसी वैल्यूज हैं जो ए में नहीं लाई करती है पर यूनिवर्सल में लाई करती है, यूनिवर्सल में लाई करेगी पर ए में लाई नहीं करेगी। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश ये क्या आएगा आपका 5। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा आपका 5, है ना। ए इंटरसेक्शन ए डैश आ जाता है 5। आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जरूर नोट बना के लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमारे बहुत से क्वेश्चनों में इसका डायरेक्ट यूज होगा ए इंटरसेक्शन ए डैश यानी कि 5, ठीक। तो ये अपन ने पढ़ा क्या कॉम्प्लीमेंट सेट, है ना। कॉम्प्लीमेंट सेट वापस एक बार रिवाइज करें, एक बार रिवाइज करते हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट होता है कि एक तो ए डैश और ए सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ए डैश मतलब क्या हो गया ऐसे सेट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो हो पर ए में ना हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट इसमें नहीं आने चाहिए। तो यूनिवर्सल में बचे जो एलिमेंट है जो एक तो ए सेट कंटेंट होगा, तो उसके अलावा जो सेट बचेंगे या जो एलिमेंट बचेंगे वो सब किस में आएंगे बेटा यूनिवर्सल सेट में आएंगे, है ना। तो ए डैश यानी कि यू माइनस ए, क्लियर है। इसे बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट सेट, क्लियर। चलिए यहां तक अपन ने नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेट्स पढ़ ली, राइट। ये अपनी जो भी टर्मिनोलॉजी थी इसमें अपन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, ठीक। अब हम इनको आगे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं देखिए अब आता है हमारे पास लॉज ऑफ ऑपरेशंस, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स में कितने वैरायटी के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं ये अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं अपने पास, लेकिन बेसिकली हमने दो तरह के ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया है, एक तो यूनियन में और एक इंटरसेक्शन, राइट। एक तो यूनियन में आ गया है और एक इंटरसेक्शन में। यूनियन के लिए अंदर अपन बात करें, देखो पहले अपन यूनियन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यूनियन की बात करते हैं
तो फर्स्टली हमें यूनियन के ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक है। इसमें अपन यूनियन के पहले ऑपरेशंस देख लेते हैं, ठीक है। पहला है, जैसे कि सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो होता है क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है ना, इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, आप ए में बी का यूनियन करें या बी में ए का यूनियन करें, दोनों बातें एक ही है ना, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए, है ना। नंबर 2, आप ए यूनियन बी यूनियन सी करें, है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी करें इज इक्वल टू ए को बाद में यूनियन करें, पहले बी और सी को यूनियन करें, मतलब बी यूनियन सी में ए का यूनियन करें, मतलब इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले ए और बी को यूनियन कर लें, फिर सी को यूनियन कर दें, या फिर आप बी यूनियन सी कर लें और फिर ए को यूनियन कर दें। इस तरह की प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है ना। इसके बाद नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर 3 प्रॉपर्टी होती है आपकी कि ए के अंदर आपने ए को यूनियन किया तो फाइनली भी आपको ए ही मिलेगा, है ना। ए के अंदर आप ए को यूनियन करेंगे तो फाइनली भी आपको ए मिलेगा, सही बात है ना। दो सेट्स अगर सेम होंगे और यूनियन करोगे तो रिपीट ही होंगे एक तरह से, और अपने सेट्स में रिपीटेशन अलाउड होता ही नहीं, तो वापस वो ए ही मिल जाएगा, राइट। तो ए ही आएगा, है ना। नंबर 4, अगर ए को हम यूनिवर्सल के साथ यूनियन करें तो देखो यूनिवर्सल सेट की एक प्रॉपर्टी, ये सबसे मेन बात है कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी को भी यूनियन किया जाए, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट ही है, तो अगर उसको किसी के साथ यूनियन करोगे भी सही तो वो तो एलिमेंट ऑलरेडी यूनियन में होंगे से या यूनिवर्सल सेट में होंगे से, तो आपको कभी भी किसी यूनिवर्सल सेट के साथ कभी यूनियन कर रहे हैं, ए को यू के साथ यूनियन करें या यू को ए के साथ, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है ना बेटा, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यूनियन ही आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा, सॉरी, है ना, यूनिवर्सल ही आपका फाइनल आंसर आएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी को यूनियन करो हमेशा यूनिवर्सल सेट आंसर आएगा, है ना। और नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या है, ए को फाई के साथ अगर यूनियन किया जाए, है ना, ए को फाई के साथ अगर यूनियन किया जाए तो फाई क्या है, फाई जिसमें कुछ नहीं है ना भाई, जो खाली, अब खाली को किसके साथ भी यूनियन करोगे तो ए ही आएगा, राइट, है ना, तो ए ही आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। ये तो मतलब वही बात होगी ना कि आपके पास कोई, मतलब आपने बोला कि भाई मैं किसी को, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है ना, और मैं किसी दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ तो सारा पैसा दोस्त ही देगा क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसा ही कुछ है कि ए यूनियन वाई इज इक्वल टू फाई यूनियन ए, तो कितना आएगा बेटा, ए ही आंसर आएगा, राइट, क्लियर। तो ये हो गया अपने यूनियन की सारी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना, ये लॉज ऑफ यूनियन बोल सकते हैं ना, यूनियन के लॉज है, ठीक। नंबर 2, अब अपन पढ़ते हैं किसके लिए, सेकंड कौन इंपॉर्टेंट होता है अपना, इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन के साथ अपन बात करेंगे कि इंटरसेक्शन में कौन कौन से लॉज लगते हैं, राइट, इंटरसेक्शन में, ठीक है। इंटरसेक्शन के लॉज पढ़ते हैं। तो नंबर 1, इसके अंदर भी मेन अपना कम्यूटेटिव ही पहला प्रॉपर्टी होता है कि ए को आप बी के साथ इंटरसेक्शन करें या बी को ए के साथ करें, बात एक ही है ना, ए को बी के साथ करें, बी को ए के साथ करेंगे तो भी ए की प्रॉपर्टी आएगी, मतलब इसे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। सिमिलरली इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहती है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये प्रॉपर्टी तो इन दोनों में सेम ही रहती, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों में सेम ही रहती, राइट, है ना। अंतर आता है नंबर तीसरी प्रॉपर्टी से। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई,
कि ए का अगर इंटरसेक्शन किया किसके साथ बेटा, ए के साथ, ए का इंटरसेक्शन किया ए के साथ, तो यहां भी वापस ए ही कॉमन आ जाएगा ना भाई, सारे एलिमेंट ही कॉमन है दोनों में, तो फाइनल आंसर भी ए ही आएगा ना। अगर ए कोई सेट ले लोगे 1 2 3 आपने ले लिया और उसी को वापस 1 2 3 के साथ ही यूनियन करोगे तो 1 2 3 ही आंसर आएगा, राइट। ठीक। नंबर 4, अगर ए को आपने यूनिवर्सल सेट कौन है भैया, अपना सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट है बेटा, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट है, अगर आप उसको ए के साथ यूनियन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें अगर कॉमन है, इसमें क्या ढूंढना होता है भैया, कॉमन एलिमेंट ढूंढना होता है, कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन एलिमेंट ढूंढना होता है। तो अगर कॉमन एलिमेंट आपका देखेंगे तो ये ए ही होगा ना, क्योंकि एक यूनिवर्सल सेट में तो सभी लाइक करते हैं, राइट, ए भी तो उसी में से निकला है, तो अपन उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर वापस ए ही निकलेगा, राइट, है ना। एक तरह से सबसेट वाली बात हो जाती है ना, सबसेट वाली, क्योंकि यूनिवर्स ए एक्चुअली यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है ना, ए जो है वो एक्चुअली क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है ना। तो अगर मैं लिखूं ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट जब भी आएगा तो वो जिसका भी सबसेट अगर आप उसके ओरिजिनल सुपर सेट से अब इंटरसेक्शन लो तो आपका ए ही आंसर आता है, राइट। सुपर सेट के साथ अगर कोई सबसेट अपना इंटरसेक्शन कराएगा तो वापस वो का वही मिल जाएगा, राइट। नंबर 5, अब आप बात करते हैं फाई साहब की ना। फाई साहब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फाई का किसी के साथ भी आपने इंटरसेक्शन किया, फाई का आपने किसी के साथ भी इंटरसेक्शन, कुछ नहीं, हर किसी के पास कुछ नहीं तो है ही, जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं को ही अपन इंटरसेक्शन मानेंगे, राइट। तो ए इंटरसेक्शन फाई को अगर आपने किसी ए सेट के साथ आपने इंटरसेक्शन किया दोस्तों तो फाई आपका फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि फाई आपके हर सेट में कॉमन सेट होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट करके, शेयर करके, है ना, या आप हमसे पूछने भी आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सारे अपन के सारे पॉसिबल केसेस हैं, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। अच्छा, इनको अब अपन एक नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे चलिए अपना नेक्स्ट मामला जो है वो अपने लॉज ऑफ ऑपरेशन पढ़ा अपन ने, है ना, लॉज ऑफ ऑपरेशन पढ़ा। तो अब अगला एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही अच्छा और हैवी कॉन्सेप्ट है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे सेट्स में। आप वो मान सकते हैं कि ये बहुत बेसिक लॉजिक है जिसपे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन डेवलप किए गए। इवन मान के चलिए कि जेईई मेन में भी काफ़ी बार ऐसे इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये एक तरह से आप मान के चलिए कि अपना जैसे प्लस माइनस हुआ, या फिर जैसे अपना लॉगरिथम हुआ, जैसे अपना मॉडुलस हुआ, ये क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और इन पे अच्छे अच्छे चैप्टर्स में से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेट्स में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो डी मॉर्गन्स लॉ से ही बनेगा, है ना। तो डी मॉर्गन लॉ हमें जरूर आना चाहिए। चलिए ये स्टडी करते हैं डी मॉर्गन लॉ के बारे में, ठीक है। तो डी मॉर्गन ने क्या हुआ भैया, बेसिकली दो ही लॉ दिए हैं। एक लॉ है ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन किससे बदल जाएगा दोस्तों, यूनियन से। इंटरसेक्शन किससे बदल जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, है ना। इसमें इंटरसेक्शन किससे बदल जाता है, यूनिवर्सल से, बाकी ए और बी के तो कॉम्प्लीमेंट ही आएंगे, राइट। और नंबर दूसरा लॉ है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये दो लॉज हैं जो डी मॉर्गन साहब ने दिए, और काफी इंपॉर्टेंट लॉज है ना। इनको अपन पहले एक बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। तो जैसे मैं पहले वाले को करूं कि अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूं जो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश से बिलोंग करता हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश से अगर कोई एलिमेंट है जो हमारा बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है
तो क्या वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा क्या? नहीं, वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो होता है दोस्तों, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश से अगर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी से। और हमने याद करो हमने पिछली स्लाइडों में एक बात कही थी, याद है आपको कि जब मैंने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी का नेगेशन आपको याद होना चाहिए ना। नेगेशन बिल्कुल उल्टा चलता है। तो अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है दोस्तों, तो वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, है ना। ए से बिलोंग नहीं करेगा और या वो बी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में हाँ जी, वापस एक बार वापस चालू कर दें। ए इंटरसेक्शन बी अगर कोई वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रही है तो वो ए में भी नहीं करेगी और वो बी में भी नहीं करेगी ना। ए में भी नहीं करेगी और बी में भी नहीं करेगी ना, क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो। अब अगर कोई ऐसा बोला जाए एलिमेंट कि वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर ना तो वो ए में करना चाहिए ना ही बी में करना चाहिए। सही है ना, ये बात सही बात है। क्योंकि भाई अगर ए में भी बिलोंग कर गया तो जरूरी कि ए इंटरसेक्शन बी में आए, अगर बी में बिलोंग कर गया तो जरूरी नहीं ए इंटरसेक्शन बी में आए। ए इंटरसेक्शन बी में आने के लिए दोनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ना तो वो ए में करेगा और ना ही वो बी में करेगा। बात समझ में आती है? तो वो ए में बिलोंग नहीं करेगा और बी में भी नहीं बिलोंग करेगा। दैट मीन्स देखिए, ये एरोस जरूर लगाएं। इन एरोस से बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है एग्जामिनर को भी। जब आप कॉपीज चेक करेंगे तो प्रूव दैट वाले केस में हमेशा इस एरोस का बहुत अच्छी तरह से यूज करें आप, है ना। तो दोस्तों अगर x a से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये कहना गलत बात नहीं होगी कि x a डैश से बिलोंग कर रहा है, राइट। अगर कोई x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, मार्कर थोड़ा सही नहीं चला, चलिए दोबारा करें। x डजंट बिलोंग्स टू a डैश और x डजंट बिलोंग्स टू b डैश। x a डैश से बिलोंग नहीं करेगा और x b डैश से भी बिलोंग नहीं करेगा, है ना। या सॉरी, अपन ये उल्टा बोल गए, राइट। कि x अगर a से बिलोंग नहीं करेगा तो a डैश से तो करेगा ना दोस्तों, a डैश से करेगा। और b से बिलोंग नहीं करेगा तो b डैश से करेगा ना। कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जो a में नहीं है वो a डैश में है, जो b में नहीं है वो b डैश में है। तो अगर x doesn't belongs to a then it should belongs to a dash, है ना। if doesn't belongs to b it should belongs to b dash, right। तो अब यहां पर अगर मैं याद करिए मैंने और किसको डिनोशन होता, और किसका डिनोशन है, और डिनोशन है अपने यूनियन का, राइट, है ना। तो अगर अपन यहां ऐसा लिख दें कि x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, तो x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि x a डैश से बिलोंग करे या x b डैश से बिलोंग करे। तो ये आया कि नहीं आया? तो यहां से आप यहां तक की कहानी ले आए हो कि एक ऐसा x जो a इंटरसेक्शन b डैश से बिलोंग कर रहा था, राइट। एक x ऐसा एक ऐसा x जो a डैश से बिलोंग कर रहा था, देखो यहाँ पे, है ना, ये इससे बिलोंग कराया ना आपने। और फिर आपने फाइनली कहां तक छोड़ा उसको, a डैश यूनियन b डैश तक। तो ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है, यहां से क्या इक्वल प्रूव होगा? नहीं, यहां इक्वल प्रूव नहीं हुआ है। ये प्रूव हुआ है कि a इंटरसेक्शन b डैश, एक मिनट, a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। ये सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट,
अपन अब ये लेकिन इक्वल का प्रूव करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, वापस रिवर्स लगा के चलेंगे। जैसे अब हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, a डैश यूनियन b डैश हम बोलेंगे। तो x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, दैट मीन्स अपन ऐसा बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश, ऐसा बोल सकते हैं बेटा, है ना? ऐसा बोलना चाहिए ना कि x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि x डजंट बिलोंग्स टू a और x डजंट बिलोंग्स टू b, x डजंट बिलोंग्स टू a और x डजंट बिलोंग्स टू b। और हम ये भी बोल सकते हैं कि x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन, और लिखा है लेकिन नेगेशन है, तो यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन आएगा? याद करिए वो लेक्चर, या एक बार वो देखिएगा उस लेक्चर को दोबारा, जिसमें अपन ने लिखा है कि अगर नेगेशन आ रहा है और है तो फिर यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा a इंटरसेक्शन b। यहाँ क्या आएगा, a x डजंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। कोई अगर a में नहीं है, कोई b में नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b तो हो ही नहीं सकता ना, तो वो a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? दैट इम्प्लाइज कि वो अब a इंटरसेक्शन b डैश में, a इंटरसेक्शन b डैश में बिलोंग करेगा। जो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा, वो किस में करेगा, a इंटरसेक्शन b डैश में। दैट मीन्स हम वापस देखिए, यहां से हम इस पे ध्यान दें वापस, तो देखिएगा यहां पर हमने वापस ये प्रूव कर दिया कि कोई एक x एलिमेंट लिया था जिससे बिलोंग कर रहा था, हमने ये निकाल दिया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। दैट मीन्स a डैश यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश, a इंटरसेक्शन b का होल डैश। ठीक है, डन। तो यानी कि अपने पास यहां से एक चीज आ गई है, देखिए ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो हमने यहां पर पहली थ्योरम प्रूव कर दी। क्लियर है ना? ये अपन ने अभी पहला डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव किया है कि ये वाला अपन के इसके बराबर होता है, राइट? और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज इट इज ही आप सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं। अब मेरा एक सजेशन यहाँ बिल्कुल ये रहेगा, यहाँ एक सजेशन मेरा क्लियरली ये रहेगा आपका कि अभी वीडियो को थोड़ा देर रोके और दूसरी वाली जो टर्म है सेकंड वाली, इस सेकंड वाली टर्म को आप जरूर प्रूव करें, है ना? पहले ट्राई करेंगे सेकंड वाली टर्म को प्रूव करने के बाद, फिर उसके बाद अभी मैं जब उसको चालू करके फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा, ताकि हमें पता भी होना चाहिए हमें आ रहा है कि नहीं। देखो बेटा, ऑनलाइन कोचिंग में सबसे मेन बात जो हमें जिस पर ध्यान देना है या जो आपको ध्यान रखनी है कि हमारी खुद की प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो उसमें एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप जितना ज़्यादा हाथ चलाएंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होता है, राइट? तो हमारे इस वाले लेक्चर में आपको जरूर ये चीज़ें याद रखनी, कुछ पहले खुद अटेम्प्ट करें, नहीं आए फिर उसके बाद देखें कि आपका सोल्यूशन सही था कि पहले अगर आ भी जाए तो भी आपको पहले सोल्यूशन देखना है कि क्या सही था गलत था, और नहीं आया तो फिर तो सोल्यूशन देखना ही है। ठीक है, तो यहाँ मैं चाहूँगा आप वीडियो पॉज करें ताकि मैं जब दूसरी फिर उसके बाद आप देखेंगे सेकंड वाला सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये अपन ने प्रूव किया फर्स्ट लॉजिक, है ना? अब दूसरा वाला लॉजिक प्रूव करते हैं। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड बोलता है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना? भाई देखो एक बार बात देखो, प्रीवियस में हमने ऊपर वाली प्रूव कर दी थी, अब यहां हम सेकंड वाली प्रूव कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको भी प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों? तो हम वापस x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश, इस पे चलते हैं। x बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश करेंगे तो यहां कितना आएगा? x बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश, दैट मीन्स x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b, फाइन। x doesn't belongs to a union b, that means
x belongs to x doesn't belongs to a doesn't belongs to केस में क्या आएगा कि अगर वो a यूनियन b में नहीं है तो वो a में भी नहीं होना चाहिए एंड वो b में भी नहीं होना चाहिए, राइट। भाई b में बिलोंग कर जाएगा तो फिर a यूनियन b में आएगा। अगर वो a यूनियन b में नहीं करना है तो ना तो उसे b में बिलोंग करना है ना ही उसे a में बिलोंग करना है, राइट। जब भी a यूनियन b में नहीं आएगा, ठीक है, दैट इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, ठीक है। तो x doesn't belongs to a dash, x belongs to a dash and x belongs to b dash. That means ऐसा लिख देना चाहिए a dash इंटरसेक्शन b dash, राइट, है ना। इसका मतलब यहां क्या आ गया, यहां आ गया कि a यूनियन b का डैश सबसेट है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका सबसेट हो गया क्या, वो इसका सबसेट हो गया, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू, अब अपन उल्टा भी प्रूव करना, राइट। हम अभी पहले तो यहां से यहां लेके आए, अब इससे अपन वापस उल्टा लेके चलेंगे। तो x बिलोंग्स टू हमने बोल दिया a डैश इंटरसेक्शन b डैश, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a डैश एंड x belongs to b dash, x belongs to a dash and x belongs to b dash, x belongs to a and x doesn't belongs to a and x doesn't belongs to b, x doesn't belongs to a and x doesn't belongs to b, x doesn't belongs to b। अब x doesn't belongs to a मतलब क्या लिखा जा सकता है, x belongs to a complement and x belongs to b complement, x belongs to a dash and x belongs to b dash, that implies x belongs to a dash and intersection x belongs to, ये तो अपन ने वापस वही लिया है। अच्छा, देखिए यहां एक और बात थी, ये तो अपन वापस वही लिया है ना। यहां अपन एक और बात करेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। तो हम a डैश से देखो यहां लाए है ना, अब a डैश से यहां लाए हैं तो देखिएगा दैट इंप्लाइज कि x अगर a से बिलोंग नहीं कर रहा है, b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर क्या a यूनियन b से भी बिलोंग नहीं करेगा। x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b, x a और यूनियन b के बिलोंग नहीं करेगा, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना, x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश। चलिए सही है, तो अपन के पास वापस यहां पर ये आ गया कि ये फिर हमने प्रूव कर दिया कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b का होल डैश, a यूनियन b का होल डैश अपने पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, एंड दैट इंप्लाइज कि यहाँ 1 और 2 से, यानी कि अगर मैं इसको 1 बोलूँ इसको मैं 2 बोलूँ, तो हमने यहाँ पर इससे ये प्रूव कर दिया कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, एंड a डैश इंटरसेक्शन b डैश के बराबर हो गया।
तो यहाँ हमने दोनों लॉस डी मॉर्गन के प्रूव किए, और डी मॉर्गन के लॉ, ये जो प्रूव करने का तरीका है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसी तरह से प्रूव करेंगे। खासकर प्रूव करने का, बच्चे कुछ बोलते हैं कि सर जेईई में यार सर प्रूव करने वाली बातों का बारे में क्या तुक है। बेटा बहुत बड़ा तुक है, क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत इंप्रूव करते हैं। अगर आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको चीज़ों की क्लियरिटी, जो बेसिक नॉलेज होती है या जो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, खासकर बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में तो आपके पास क्या आप बोल के बताओगे क्वेश्चन को, नहीं ना, आप लिख के बताओगे। तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मैटर होता है। आप रिप्रेजेंट कैसे करें, मैं राइटिंग के पर्पस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखने के तरीके पे बात कर रहा हूँ। जो लिखने का तरीका है या जो आप समझाने का तरीका है उस पर बात कर रहा हूँ। तो आप उसको ढंग से नहीं लिखोगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलती कॉन्सेप्ट की। और हमेशा इनको इसी तरीके से प्रूव करना बहुत बेटर रहता है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियरिटी आ रही है, राइट। तो इसलिए प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हमारे लिए जेईई मेन के लिए भी, एडवांस के लिए भी और बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमेशा ये जो तरीका है ये ज़रूर आप इम्फेसिस करें, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़रूर जोर दें, ताकि आपको बेसिक नॉलेज जो है वो मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो हम अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ाई कर रहे हैं। अपन ने बाकी प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ी है ना, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, दो तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। एक होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इम्प्लाइज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। इंटरसेक्शन यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, राइट। नंबर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। इन डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टीज से बहुत सारी क्लियरिटी भी आती है, काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे बनते भी हैं। ठीक है, तो ये हमें जरूर याद होने चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अपन जरूर जानकारी लें। ये क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस को करने में बड़ा हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बहुत ही अच्छा यूज होता है ना। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको प्रूव दैट करना है प्रूव दैट है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये ए प्रूव करना है ना, ये हमें प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं बाय हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये गिवन है हमें कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमें गिवन है। इसको अगर हमें प्रूव करना है तो क्या मैं इसको ए यूनियन यूनिवर्सल लिख दूं क्या, इस ए को, बाकी को एज इट इज रखिए, बस इस ए को लिख देंगे अपन ए यूनियन यू, ए यूनियन यू लिखेंगे। ए यूनियन यू का मतलब क्या हुआ, क्योंकि भाई यूनिवर्सल के साथ किसी को भी यूनियन करोगे, अच्छा यूनियन करोगे तो फिर अपना ए यूनियन बी नहीं, यूनिवर्सल के साथ करोगे तो दिक्कत आएगी। क्यों, यूनिवर्सल के साथ तो किसी का यूनियन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। तो अपना ये लिखना तो सही नहीं होगा। कुछ बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे, कैसे करें, तो ये नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर हम
ए यूनियन फाई लिखते हैं, है ना, ए यूनियन फाई, फाई को किसी के साथ भी जोड़िए आप, बिल्कुल आपका ए ही आएगा। यूनिवर्सल में क्या होता कि ये यू हो जाता तो फिर दिक्कत थी, और यूनिवर्सल को आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि ए यूनियन यू अगर हम लिख देते कि ए यूनियन यू लिखते तो उसका आंसर आपका यू आता, जबकि हमने किसको लिखा, ए को लिखा है ऐसा, तो हमें ये नहीं लिखना चाहिए था, राइट। तो ए यूनियन फाई जरूर लिखना चाहिए, ए यूनियन फाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए का फाई के साथ यूनियन करोगे तो भी ए ही आएगा, राइट। तो ए यूनियन फाई में अगर लिखेंगे तो यहां आ जाएगा ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी, फाई इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लग रहा है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लग सकता है ऐसा, है ना। तो फाई का अगर आपने किसके साथ इंटरसेक्शन किया, बी के साथ, तो फाई का जिसके साथ भी इंटरसेक्शन करोगे क्या आंसर आएगा आपका, फाई आएगा ना। तो फाई आएगा तो ए यूनियन यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ फाई आ जाएगा, ए यूनियन फाई आ जाएगा। तो ए यूनियन फाई कितना आएगा बेटा, अब फाई का वापस ए के साथ यूनियन करोगे तो ए ही मिलेगा, फाई का किसी के साथ यूनियन करोगे तो ए ही मिल जाता, कोई का कोई वैल्यू मिल जाता है तो ए ही मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ से हमने ए लिया है क्या, ठीक है ना, ये आसानी से आपका आंसर है ना, हेंस प्रूव्ड, है ना, ये आराम से आपका ए आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यूज है, इस तरह से अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बहुत सारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए और आगे अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट।